हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में केस लॉस की सीरीज़ भी आपको हमारे लेक्चर्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारे ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हमने कवर किए हैं और हम कर रहे हैं, साथ में ही और अपडेट्स जो कि हर एक पर्सन को इससे अवेयर रहना चाहिए वो भी दे रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सको। आज हम लोग अपने इंटरनेशनल लॉ का जो सेकेंड वीडियो हो वो लेकर के चल रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इंटरनेशनल लॉ इज रियल लॉ और नॉट पढ़ा था, साथ में उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा है पहले उसको देख लीजिए। फिर आज हम लोग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। अगर आपने पहले के नहीं पढ़े, पहले पढ़ लीजिएगा आप, फिर इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से और ढंग से समझ में आएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे, और अगर कोई भी रिव्यू हो तो भी आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से मतलब ये है, पहले तो ये समझते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ कहाँ से बना, कैसे डिराइव हुआ, कैसे बना, उसकी क्या क्या सोर्स है। मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत होती किसी चीज़ को बनने के लिए वो सोर्स बताता है। तो सबसे पहला सोर्स हमारा होता है, पहले तो ये जान लेते हैं जो हमारा एक मिनट, हाँ, जो हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है उसमें आर्टिकल 38(1)(a) हमारे कुछ सोर्स है वो बताता है। कुछ ओरिजिनल सोर्स हैं, मतलब कि कुछ सोर्स को माना जाता है, और कुछ सोर्स जनरल सोर्स के अंदर आते हैं। जो पहले कुछ सोर्स है जो मतलब कि ओरिजिनल इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, वो सबसे पहला उसके अंदर आता है हमारा ट्रीटीज। अब ट्रीटीज क्या है? अब सबसे पहले हम ट्रीटीज को समझने से पहले एक बार उसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, जो बोलते हैं ट्रीटीज आर अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट और बिटवीन अदर स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय विच दे एस्टैब्लिश देयर रिलेशन। देखिए, सबसे पहले बात यही चीज़ मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हुई है एक ट्रीटी। अब किस चीज़ की ट्रीटी हम इसको माने, हम इस चीज़ को समझिए। एक हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, जिसके बाद एक लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, पर वो वर्क नहीं की तो उसको चेंज करके उन्हें उसी को इन्हांस करके यूएन बनाई गई, यूनाइटेड नेशन बनाई गई। तो अब यूनाइटेड नेशन तो बनाई गई, पर काफ़ी स्टेट्स हैं। अब स्टेट का तात्पर्य कंट्री है। जो हमारा यहाँ पे स्टेट यूज़ हुआ है वो यूपी और बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश बता रही हूँ, यूपी और राजस्थान नहीं, इंडिया है, यूएस है, म्यांमार है, इस तरह स्टेट इनको डिराइव किया गया है। तो मान के चलिए ऐसी कोई ट्रीटी हुई है, जैसे यूनाइटेड नेशन ट्रीटी हुई है कि वॉर नहीं होगी, आपस में ऐसे बॉम्ब वगैरह का काम नहीं होगा। आप जैसे नॉर्मल अगर हो सकता है उस तरह उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो इस चीज़ की एक कॉन्फ्रेंस बैठाई गई, उसमें कई स्टेट्स आए, मतलब कई देश आए। इसमें जैसे यूएस हो गया, हमारा इंडिया हो गया, म्यांमार होगा, हमारा बांग्लादेश हो गया, हमारा कोरिया होगा, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, कई सारे स्टेट, कोई भी। और ये जो ट्रीटी हुई ना, उसके लिए इन्होंने हाँ कर दी। एक चीज़ के लिए एक से ज़्यादा स्टेट हाँ करते हैं तो वो होती है ट्रीटी। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस हिसाब, हम लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से बोला जाए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ट्रीटी बोलेंगे, लेकिन वही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया ट्रीटी। तो सबसे पहला हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी होता है। समझ में आ गया? आ गया होगा, आप लोग बहुत समझदार हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्टम।
जो दूसरा सोर्स आता है वो कस्टम आता है। अब कस्टम आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। देखिए कस्टम वो है, काफ़ी साल से कोई ऐसी क्रिया जो चलती आई है, ऐसी कोई मान्यता जो चलती आई है, सोसाइटी से मतलब कि अलग नहीं है, वो नॉर्मल अच्छी तरीके से चल रही है, तो और बहुत समय से पुराने से चल रही है, तो वो हमारा कस्टम होता है। आप लोगों को जैसे मालूम होगा जो हमारा इंडिया में हिंदू लॉ है, जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, वो एक तरीके से कस्टम है। जो पहले कस्टम चलते थे उन्हीं को ही लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। जो चीज़ें गलत थी जैसे सती प्रथा गलत था उसको हटा दिया गया। लेकिन कई ऐसे जो हमारे कस्टम्स हैं वो हमारे पर्सनल लॉज में देखे जाते हैं, जो आज लॉ के फॉर्म में है। तो उसी तरह इंटरनेशनल लॉ का सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड सोर्स है, वो हमारा कस्टम है। ठीक, नेक्स्ट हमारा सोर्स है वो बोलता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। अब ये क्या है? तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ये है कि जैसे मान के चलिए, जैसे यूएस है, इंडिया है, इन जगह पे मतलब कई स्टेट पे ऐसी कोई चीज़ चल रही है जो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर सीपीसी आप लोगों ने पढ़ा है तो सीपीसी का सेक्शन 11 बोलता है रेस जुडिकाटा। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा। अगर किसी कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो आप सेम केस को आप उस दोबारा कोर्ट में नहीं ले जा सकते। जैसे मैंने जैसे क्या किया, मैंने ए के खिलाफ केस दाखिल कर दिया, तो जब ए मेरे खिलाफ जब तक ये केस यहाँ से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये मेरे लिए केस नहीं ला सकते। यानी अब क्यों, अब अगर ये यहाँ लेंगे हम वहाँ लेंगे, आपको नहीं लगता वैसे भी इतने पेंडिंग केसेस हैं और भी पेंडेंसी होगी। तो ये जो रूल है ये कई स्टेट्स में फॉलो होता है। तो जो ये हमारा जो ऐसे रूल्स हैं, कई रूल्स हमारे कई जैसे हमारा रेस जुडिकाटा हो गया, हमारा स्टॉपेज हो गया, इस तरह के कई और रूल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं काफ़ी स्टेट में। तो ये हमारा जनरल प्रिंसिपल है जो फॉलो होते हैं, वो भी हमारा एक इंटरनेशनल का सोर्स है, इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। ठीक, हो गए हमारे 3 सोर्स। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा है हमारा डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल एंड जस्टिस वर्क। देखो, डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड ज्यूरिस्टिक वर्क। देखिए, सबसे पहले ये समझिए जो हमारा ये इंटरनेशनल लॉ है वो सब्सिडियरी लॉ है, मतलब सहायक एक तरीके से लॉ है। जैसे कि अगर कोई भी कन्वेंशन है, कोई भी रूल्स है, कोई रेगुलेशन है बनना है, तो सबसे पहले ट्रीटी देखा जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स और द लॉ। फिर उसके बाद कस्टम है, कस्टम और हमारा ट्रीटी ये एक मेन सोर्स है। लेकिन जो हमारे डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल्स और ज्यूरिस्टिक वर्क है ये एक सब्सिडियरी लॉ है। सब्सिडियरी लॉ से मतलब ये है सहायक लॉ है। अगर उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे एज ए सोर्स ऑफ लॉ। जैसे अब ये देखिए, जो जुडिशियल हमारा डिसीजन ऑफ जुडिशियल है, अगर कोई भी म्यूनिसिपल लॉ है, दो स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें दोनों जगह में कोई ऐसा म्यूनिसिपल लॉ है जो फॉलो हो रहा है, तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ होगा। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरा, अगर कोई रीजनल कोर्ट है तो रीजनल कोर्ट का भी जो देखा जाएगा वो भी हमारे एक एज अ सोर्स ऑफ लॉ होगा। तीसरा है डिसीजन ऑफ मतलब 2 हो
गया ना हमारे जुडिशियल ऑफ डिसीजन ऑफ म्यूनिसिपल और हमारा रीजनल कोर्ट। और साथ में ही अगर हम लोगों ने जैसे हम लोग अपने लॉ में ये पढ़े हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे जो एपेक्स कोर्ट कोई अगर ऐसा जजमेंट देती है तो वो हमारे जो नीचे के कोर्ट्स है वो उस पर बाइंडिंग होते हैं, उसके हिसाब से उनको जजमेंट आगे के देने होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट फॉर्म नहीं होता है। ठीक, ये हो गया हमारा डिसीजन और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। अब जुडिशियल जो जस्टिस जुरिस्टिक वर्क है वो बोलता है जो हमारे काफ़ी सारे जूरिस्ट थे। अब जूरिस्ट वो होते हैं जिनके पास लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो हमारे जूरिस्ट के अंदर आते हैं, मतलब जूरिस्ट उन्हें बोला जाता है। तो जो हमारे जूरिस्ट बोले हैं, लिखे हैं, जो डिसीजन दिए हैं, तो अगर उनमें कुछ फॉलो नहीं होता है, अगर हम ट्रीटी में नहीं कुछ पा पाए, हम कस्टम में कुछ नहीं पा पाए, तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं एज अ डिसीजन। वो भी हमारा इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स माना जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्थ जो कि सोर्स है। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल समझाएंगे। ये है डिसीजन ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, अब ये क्या सोर्स हमारा बताता है, तो जो ये हमारा सोर्स है डिसीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे कि हम लोगों ने हमने जैसे पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा, हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें कई तरीके के इंस्टीट्यूशन है, कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे ह्यूग कन्वेंशन हो गया, हमारा जेनेवा कन्वेंशन, काफ़ी सारी ट्रीटीज़ है, काफ़ी सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे लेबर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बोलता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई डिसीजन देती है तो हम उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जैसे सीक्वेंस हम लोगों ने दिखाया, पहले हम लोग मेन सोर्स देखेंगे फिर उसके बाद इन पे आएंगे, है ना। तो इसी तरह अगर हम पीछे वाले जो पढ़ चुके हैं उसमें नहीं फॉलो होता है तो हम अब जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन है उनको भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ लेंगे। ठीक, ये हो गए हमारे जो भी इंटरनेशनल लॉ के सोर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो मतलब देखिए सब्जेक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऐसी इंटरनेशनल लॉ में ऐसे कौन कौन से लॉ मतलब चीज़ है जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ है। तो जैसे हो गया हमारा स्टेट, है ना, स्टेट भी हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। इंडिविजुअल भी हमारा एक तरीके से सब्जेक्ट हुआ। साथ में इसमें जोड़ा गया अदर एंटिटीज़ को भी, साथ में ऑर्गेनाइजेशंस को भी सब्जेक्ट मैटर बताया गया है। इसके तहत 3 थ्योरी दी गई थी। पहला रियलिस्टिक थ्योरी, दूसरा फ्रिक्शनल थ्योरी और चौथा फंक्शनल थ्योरी। तो जो हमारा पहली थ्योरी है रियलिस्टिक, वो बोलता है स्टेट की फेवर में। अब स्टेट की फेवर में सेंस ये है कि वो ये रियलिस्टिक थ्योरी बोलती है कि जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का वो स्टेट है, क्योंकि जो लोग हैं वो स्टेट के अंदर ही रहते हैं, तो लोगों से तो फॉलो होता नहीं है, कोई इंडिविजुअल के लिए तो है नहीं। तो ये हुआ स्टेट के लिए, तो कोई भी केस होता है तो वो स्टेट के लिए होगा। पर इसके क्रिटिसिज्म आए कि देखिए जो हमारे मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर्स हैं वो बोलते हैं कि आज के टाइम में अगर इंडिविजुअल में भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिविजुअल में भी देखा जाता है इंटरनेशनल लॉ को। जैसे हम लोगों ने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था। पब्लिक में हम लोग जो स्टेट टू स्टेट देखते हैं, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और हम लोग जो प्राइवेट है इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल में जैसे ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, इन दोनों के पर्सन से अगर कोई इंडिविजुअल में कोई
कोई कंफ्लिक्ट होता है, फॉर एग्जांपल बिजनेस में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के तहत जाएगा। तो इस थ्योरी का यही क्रिटिसिज्म था कि इंडिविजुअल भी आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल के लिए भी है। पहले भले ही ये इंडिविजुअल के लिए नहीं था तो वो थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्हेंस थी, बहुत आगे थी, पर नाउ अब तो इंटरनेशनल लॉ भी है तो इस चीज़ को हटा दिया गया। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी फ्रिक्शनल थ्योरी। अब फ्रिक्शनल थ्योरी कहती है, वो इस इंडिविजुअल के लिए बोलती है, जो हमारी फ्रिक्शनल, ये इंडिविजुअल के लिए बोलती है, कहती है जो लोग हैं, जो स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए तो ही ना ये इंटरनेशनल लॉ बोला गया है। लोग भी रह रहे हैं, उसीलिए वो स्टेट फॉर्म हुआ है। तो वो जो इंडिविजुअल हुए वो स्टेट तो एक फ्रिक्शन है, हम स्टेट एक जगह को स्टेट मान लेते हैं, वो एक तरीके से फिक्शन है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम फ्रिक्शनल थ्योरी रखा गया, क्योंकि इंसान तो इंसान है लेकिन जो स्टेट है उसे हम लोगों ने फ्रिक्शन से बनाया कि ये हमारा स्टेट है। तो ये इंडिविजुअल के लिए फेवर में बोलता है। पर जो हमारी लास्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, ये सबसे बेटर और सुपीरियर थ्योरी एक तरीके से मानी गई। ये थ्योरी आई थी तो इसमें दोनों लोगों को ही कंसीडर किया कि जो स्टेट है, क्योंकि स्टेट से लेके कोई जो भी इश्यूज होते हैं वो भी जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में। अगर इंडिविजुअल में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी इंटरनेशनल लॉ के तहत जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों को ही लाया, और साथ में ही साथ यहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशंस को भी लाया कि सब्जेक्ट मैटर सिर्फ स्टेट और कोई इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी कई होती हैं वो भी आ सकती हैं, और साथ में प्लस करके अदर एंटिटीज़ को भी जोड़ा गया। ठीक, ये हो गया हमारा आज का जो वीडियो था सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। साथ में थ्योरीज ऑफ जो सब्जेक्ट मैटर हैं उनकी जो थ्योरी हैं, 3 तरीके की, रियलिस्टिक, फ्रिक्शनल और फंक्शनल थ्योरी, ये हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट थ्योरी में नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।